प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवालों को करवाने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इसमें जितने भी हम सब्जेक्टिव सवालों को करवाने वाले हैं आप उसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, उस दर्पण का नाम बताए जो बिंब को हमेशा काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बना सके। तो वो कौन सा दर्पण है बच्चों? तो वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, वो आपका बिंब जो है वो काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जो काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है उसे वो उत्तल दर्पण होता है। आगे देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभावता कैसा है? तो कोई गोलीय लेंस है बच्चों, ठीक है, जिसका दर्पण का भी फोकस दूरी -15 है और लेंस का भी -15 है, तो वो दोनों का दोनों अवतल होगा। क्या होगा? वो दोनों अवतल होगा बच्चों, आप इसे भी याद कर लेंगे। ठीक है, चूंकि फोकस दूरी यहाँ पे माइनस में दिया और माइनस किस में होता है? अवतल में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा, अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष कहते हैं किसको? जो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे। ठीक है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे और निकट की वस्तु साफ दिखाई दे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है ना? चलिए, और इसे किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से। अगर आपको याद ना हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है, मुझे याद कर लेना, मेरा निकट दृष्टि दोष है, मुझे दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देता है। आपके सर चश्मा पहनते हैं, ठीक है, तो और ये हम कौन से लेंस का प्रयोग कर रहे हैं? तो अवतल लेंस का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर होता है, याद रखेगा, विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? मतलब कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है बच्चों, ठीक है, उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जनित्र कहते हैं, है ना। अगर इसको बोले तो जनरेटर, अपने हम लोग जो लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? जनरेटर, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको? जनित्र। ठीक है, तो आप दोनों को अच्छे से याद कर लें, जनरेटर भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। आगे देखिए, उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उपचयन को रोकने के लिए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिऑक्सीक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीक कारक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, CaOCl2 का यौगिक प्रचलित नाम, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, सर्वाधिक तन्य धातु का नाम बताएं। मतलब कि सबसे ज्यादा तन्य धातु, तन्य धातु जिसको हम लोग पतला से पतला एकदम तार के रूप में, महीन महीन एकदम रूप में हम उसको अलग कर सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा तो जो तन्य धातु है वो आपका सोना है। सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है, इसीलिए तो इस धातु से हम लोग सोना, ये क्या बोलते हैं, कनबाली, नाक वाला, बहुत सारे मंग टीका, ये सारी चीज़ बनाए। लड़कियों लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है, सोना से ही ये सारी चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, एकदम छोटा छोटा सा, आप देखेंगे एकदम नाक का एकदम छोटा सा कैसे बना दिया जाता है, एकदम अलग अलग आकार में ढाल दिया जाता है। तो इसलिए सोना जो है ना, ये सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये संक्षारण भी जल्दी नहीं होता है, मतलब ये जंग भी नहीं लगता है, इसीलिए इस चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने आभूषण बनाने के लिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है बच्चों, ये है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। और एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र है, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी जल्दी से लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, अष्टक के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये न्यूलैंड्स किया था। ठीक है, याद रखेंगे, अष्टक का नियम न्यूलैंड्स का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच रखा जाए तब किरण की आरेख द्वारा प्रतिबिंब की रचना को प्रदर्शित करें और प्रतिबिंब की प्रकृति लिखें। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों का प्रदर्शित कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण है यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ देखिए फोकस है, ये आप देख रहे हैं फोकस, और ये आपका ध्रुव है, और इन दोनों के बीच क्या किया गया है? वस्तु को रखा गया है। और वस्तु को रखा गया है तो यहाँ पे देखिए जो फोकस दिया गया है, यहाँ से ऐसे आया है और यहाँ पे आया है, मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, ठीक है, ये कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, और क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है।
ठीक है। तो आप इसका क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो आप इसे दर्पण के जब पीछे बनता है ना, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, बात बरोबर है, ठीक है। आभासी, अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो रहा है। हाँ, ये हो गया आपका प्रतिबिंब की प्रकृति। और अगर बात करें साइज का बच्चों, तो ये बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आप दोनों को इस चीज़ को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में क्या रखा गया, वस्तु को रखा गया। तो इसका प्रतिबिंब देखिए किस तरीके से बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है। जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, इमेजिन, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए उपचयन अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो उपचयन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों जो जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो, ह्रास हो, माइनस हो, है ना। ऑक्सीजन की वृद्धि प्लस हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। इसी के अपोजिट बच्चों अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, क्या होता है, किसी भी क्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो और हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है ना। चलिए, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अभी निकट दृष्टि दोष के बारे में हम बता चुके थे। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, जस्ट उल्टा। दीर्घ दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मतलब कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को वो साफ साफ देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। आप देखे होंगे आपके दादा दादी जो भी होंगे वो दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देता होगा, किसी किसी को, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जब सामने की वस्तुएं आते होंगे तो वो एकदम चश्मा यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या होगा, दीर्घ दृष्टि दोष होगा, ठीक है। क्लियर है ना। कोई को नहीं बोलता है कि मुझे नज़दीक वाला साफ नहीं दिखाई देता, हमको पेपर पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, तो यही दोष है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष, दूर वाला तो क्लियर दिखाई देता है लेकिन नज़दीक वाला क्लियर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर कैसे किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये आप दीर्घ दृष्टि दोष को आप यहाँ से परिभाषित कर लेंगे, नोट कर सकते हैं। आगे देखिए इसे दूर कैसे किया जा सकता है, तो इसका देखिए संशोधन या निवारण कैसे होता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए कैसा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चश्मा पहनते हैं तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, निकट में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दीर्घ में उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के साथ समझाएं और इसका एक उपयोग लिखें। तो थर्मिट अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड कि एल्युमिनियम की अभिक्रिया की जाती है। मतलब कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया जब होता है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा होता है और धातु क्या हो जाता है, गलित अवस्था में हो जाता है, मतलब धातु गल जाता है। इसे ही थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ ना। जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और धातु जो है वो गलित अवस्था में हो जाता है। इसे ही हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग रेलवे के पटरियों और मशीनों को दरारों में जोड़ा जाता है। रेलवे के पटरी वगैरह होता है ना, तो एक दूसरे से जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि वो गलित अवस्था में धातु होता है, बीच में उसको रख दिया जाता है, जुड़ जाता है दोनों धातु, ठीक है। तो आप इससे अच्छे से याद कर सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया होता है तो उसमें खूब ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होता है और ये धातु गलित अवस्था में हो जाता है। इसे ही थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं और इसको रेलवे पटरियों के मशीनों दरारों में जोड़ा जाता है। क्लियर है ना। चलो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे जो है टिमटिमाने का कारण बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। देखिए तारे से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडलियों में प्रवेश करने के बाद
के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। आप देखे होंगे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहुत सारे है ना। तो वो भिन्न भिन्न वायुमंडल से गुजरना पड़ता होगा, भिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है। इसलिए प्रकाश की दिशा क्या होती है, कभी ज़्यादा दिखता है, कभी कम दिखता है, कभी ज़्यादा दिखता है, कभी कम दिखता है। तो इस तरीके से कम और ज़्यादा दिखना ही इससे हम लोग को क्या लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। हालांकि वो टिमटिमाता नहीं है, वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है वो। ठीक है, हम लोग को लगता है तारा टिमटिमा रहा है, तारा टिमटिमाता नहीं है। तारा तो वो अपना जो लाइट है वो है, ठीक है। लेकिन टिमटिमाने का वजह क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। वायुमंडल के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मेंडलीव आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह थे। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब कि ये परमाणु द्रव्यमान के आधारित पे अलग किए जाते हैं, मेंडलीव आवर्त नियम। ठीक है, अब मेंडलीव आवर्त की सारणी में कितने आवर्त थे बच्चों, तो 6 आवर्त थे। याद रखना 6 आवर्त और 8 समूह थे। 6 आवर्त और 8 समूह, याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल बहुत सारे जो है कि आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ सवाल है जो कि आपके सब्जेक्टिव में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब मैथ वाले क्वेश्चन कैसे बनाना है समझते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस सांतर वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची पर एक वस्तु का मुख्य अक्ष का लंबवत है। प्रतिबिंब का स्थान और आकार निकालना है। तो चलिए सबसे पहले स्थान निकालते हैं, मतलब कि प्रतिबिंब का स्थान मतलब कि कितना दूरी पर है, मतलब भी निकालना है। जो पहले जो दिया है ना बाबू, ये लिख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले एफ दिया हुआ, एफ कितना दिया हुआ, तो -15। ठीक है सर, 15 दिया हुआ, माइनस क्यों लिखे, अरे अवतल लेंस, अवतल में हम लोग माइनस लिखते हैं। और क्या है, यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है 30, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे -30। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, भी निकाल लेना। अभी ऊंचाई को छोड़ दो, ऊंचाई को हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, आकार बाद में निकालेंगे, पहले भी निकाल लेते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, वाट। भी बराबर वाट। तो भी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लेंस का सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लेंस, कैसे लिखा नहीं रहा है जी ये, एक मिनट रुकेगा, क्यों नहीं लिखा रहा है भाई, सूत्र से ना, सूत्र से। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए लेंस सूत्र क्या होता है वो समझिए। क्या होता है लेंस सूत्र, 1/v है ना, 1/v -1/u और बराबर में 1/f। ठीक है, 1/f। ठीक है, अब ये देखो 1/u जो है आपका ये साइड चल जाएगा और 1/v यहीं पे बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 1/v जो है यहाँ पे बचेगा और 1/u उधर चला जाएगा, 1/f - 1/u। ठीक है, चलो 1/v लिखेंगे बराबर में 1/f। f कितना दिया हुआ था जी, तो f आपका 15 दिया हुआ था, माइनस में 15। ठीक है, माइनस में, और ये प्लस माइनस माइनस 1/u, u कितना दिया हुआ था, 1/30। ठीक है, ये माइनस में था इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें 1/v और बराबर में 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 को कितना बढ़ेंगे 30 आएगा 2 बार, तो -2, और यहाँ पे 30 को 1 बार, तो -1। तो कितना हो जाएगा 1/v बराबर -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3/30। ठीक है, और इसको अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 10 या 30, मतलब कि भी बराबर जो आपका निकल गया है ना, 1/10 निकलेगा ना जी। और इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो भी बराबर हमारा जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा -10। कितना निकल गया, -10। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की जो दूरी पूछ रहा था, स्थान पूछ रहा था, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी लिख दो ना, दूरी = 10 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे हम लोग क्या निकालने बोल रहा था, ऊंचाई बोल रहा था ना, इसका आकार निकालने। तो चलिए आकार भी निकाल लेते हैं हम लोग। आकार का फार्मूला क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है h/h बराबर v/u। ठीक है, इससे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे h' आपका प्रतिबिंब नहीं दिया हुआ, h दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 बराबर, v कितना दिया हुआ अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, कितना जी 10 निकाले थे। ठीक है, और u कितना था हमारा, तो u था आपका 30। ठीक है,
चलिए इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस काटिए तो 1/3। ठीक है, अब निकालेंगे एच डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 3 जो है बच्चों, ये 4 जो है उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, है ना, 4/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.33 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऊंचाई जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 1.33। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है, दी गई चित्र देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए चित्र को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि ये चित्र को अगर आप लोग देखेंगे गौर से तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। ठीक है, मोमबत्ती से देखिए लेड नाइट्रेट है और इससे गर्म किया जाए, तो एक का नाम बोल रहा है, तो एक का नाम सबसे पहला आपका हो जाएगा कि ये क्या है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, तो एक का आंसर हो जाएगा लेड नाइट्रेट। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। बी नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, बी का नाम पूछ रहा था हमारा। ठीक है, ये पहला का है, तो बी का क्या हो जाएगा, तो ये एक प्रखनली है बच्चों। बी में जो है आपका क्या है, प्रखनली, मतलब कि बर्तन, है ना, परख नली। चलिए लिखा नहीं रहा अच्छा से, चलिए आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी नंबर प्रखनली। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर एक और सवाल बोल दिया कि इनमें से होने वाली अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखें। तो देखिए इसको कैसे हम लोग संतुलित समीकरण लिखेंगे वो समझिएगा। उसको आप नोट कर लिए ना, नहीं किए तो पीछे से करके नोट कर लो। चलिए इसका समीकरण कैसे लिखेंगे, तो समीकरण इसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी लेड नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 2। ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, उष्मा दिया जा रहा है। जब इसको गर्म किया जा रहा है बच्चों, तो इसमें क्या बन रहा है अब, PbO, है ना, PbO मतलब कि लेड ऑक्साइड बन जा रहा है, और साथ साथ में बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, तो NO2, और ऊपर से ऑक्सीजन भी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ऑक्सीजन भी। अब यहाँ पे संतुलित पूछा था, संतुलित बोला था, इसलिए हम लोग इस संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं बच्चों, इसमें 2 तरीके से गैस निकल रहा है, एक लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, और किस कलर का निकलता है, तो यहाँ पे आप आंसर में इसको लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। ठीक है, और किस कलर का, तो ये आपका भूरा कलर का। ठीक है, चलिए भूरा और पीला होता है। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापमान अवयव शुद्ध धातु को ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे टेस्टर जो हो गया और स्त्री जो हो गया, जो आप घर में आयरन करते हो, तो वो शुद्ध धातु से ना बना करके मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत टोस्टर और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मिश्र धातु का संचरण जल्दी नहीं होता है, तो इसका संचारण जल्दी नहीं होता है, और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है। मतलब इसको कितनों गर्म कर दो, कितनों गर्म कर दो, फिर भी ये पिघलता नहीं है मिश्र धातु। लेकिन एक शुद्ध धातु को अगर खूब ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वो पिघल जाएगा। जैसे कि क्या बोल सकते हैं आप, एक सोना चांदी या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, लोहा वगैरह को भी ले लो, खूब ज़्यादा उसको गर्म कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन 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 अगर मिश्र धातु रहेगा तो उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है और वो जल्दी पिघलता नहीं है। इसीलिए जो आयरन है बच्चों, आप देखेंगे अगर मान लो पिघल जाता है आयरन, तो आयरन करते करते पूरा धातु उसका जो है वो पिघल नहीं जाता। बिल्कुल, इसीलिए मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है, और अयस्क धातु की अपेक्षा उच्च होती है। उच्च तापमान पर मिश्र धातु आसानी से नहीं पिघलती है। ठीक है, तो इसीलिए विद्युत टोस्टर हो गया, टेस्टर वगैरह जो आप चेक करते हैं, और स्त्री जो हो गया, ये आयरन वगैरह हो गया, उसको शुद्ध धातु से ना बना करके मिश्र धातु से बनाया जाता है, उसमें 2-3 धातु मिला करके बनाया जाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट सवाल। जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन पर ताप पर गर्म करने पर क्या होता है। तो देखिए जिप्सम क्या है, जिप्सम एक यौगिक है बच्चों, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2 जल। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, 2 जल, क्यों, क्योंकि 2H2O जल है ना। चलिए, तो ये हो गया यौगिक और इसका सूत्र है, और इसे 373 केल्विन पे अगर गर्म किया जाता है बच्चों, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म किया जाता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है। चलो आगे देखिए, इसका कुछ अथवा वाला सवाल भी है, इसको हम लोग भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर ये भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसका नाम है बूझा चूना। क्या है, बूझा चूना, बूझा
चूना। ठीक है, ये आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है आपका बच्चों? ठीक है, दूसरा नंबर है आपका सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। ठीक है, मतलब कि 10 जल। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10 जल। ठीक है, हम इस तरीके से याद करते हैं, 2 जल 10 जल। ठीक है, तो आप लोग को जैसा याद करना है वैसे कर लेना। ठीक है, तो डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, इसका सामान्य नाम जो है वो धावन सोडा है। क्या है? धावन सोडा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो दिया हुआ है आपका सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपका क्या है? तो ये खाने वाला सोडा का सूत्र है। क्या है? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। ठीक है, थोड़ा सा हम आज लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि मेरा हाथ अच्छा से चल नहीं रहा है इस ठंडे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक क्या है बच्चों? ये एक परिनिकालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? ठीक है, तो विद्युत वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान हो रहती है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक उस चुंबक में विद्यमान रहता है। ठीक है, मतलब कि वैसा चुंबक जब तक चुंबकत्व तो उसमें उतना ही समय तक विद्यमान रहता है, उतना ही समय तक रहता है जितना समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब उसमें करंट पास करते हैं तभी उसमें चुंबकत्व वाला विशेषता उत्पन्न होता है। समझ में आया? हाँ, विद्यमान रहता है। अब देखिए, किसी पारगम्यता में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, परिनालिका द्वारा इस प्रकार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल। ठीक है, जिस छोर से धारा प्रवेश करती है वह दक्षिणी ध्रुव और जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। ठीक है, तो आप इससे भी अच्छे से नोट कर लेंगे। विद्युत फ्यूज का एक निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाला चालक तार होता है। अच्छा सॉरी, ऊपर से सवाल कुछ था जी। हाँ, सवाल क्या था? फ्यूज क्या है, इसे विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा और किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है, तो देखिए फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज एक निम्न प्रतिरोधी और निम्न गलनांक वाला चालक तार होता है। ठीक है, मतलब निम्न गलनांक वाला मतलब कि तुरंत गल जाने वाला क्या होता है? फ्यूज। ठीक है, और इसे सदैव कौन से परिपथ में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं इसे, हमेशा का हमेशा श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि लास्ट सवाल है इस वीडियो का। ठीक है, क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है बच्चों? ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत है। ये दहन के फलस्वरूप उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होता है। मतलब कि कार्बन का यौगिक जितना भी है उसको ईंधन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये दहन के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब कि ये उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, मतलब कि ये गर्म हीट ज़्यादा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको अधिकतर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का सारे महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि आप भी तैयारी करो और आपके दोस्त भी तैयारी करें, आपके रिलेटिव्स भी तैयारी करें, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी भेज दो। ठीक है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है बच्चों तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल, सारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आपका 2024 की तैयारी के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर आप लोग को अपलोड किए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से हैं। ठीक है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उसके लिए अलग सा बना दी है, जिसमें साइंस का अलग है, सोशल साइंस का अलग है, मैथ का अलग है, सभी का अलग है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।